जिरकोनियम मेटलर्जी पे ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसकी एप्लीकेशन देखी है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में और इंट्रोडक्शन की है जो पॉपुलर जिरकोनियम एलॉयज थे। हमने ये भी देखा कि जो इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर ओर है वो जिरकॉन है, जिसमें के बेसिकली जिरकोनियम और सिलिका, जिरकोनिया और सिलिका ये दोनों मौजूद हैं। ये अनइवनली डिवाइडेड है अर्थ के क्रस्ट में और इसकी ऑलमोस्ट 70% रिजर्व्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उसके बाद गुड 20% रिजर्व साउथ अफ्रीका में है। इसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 40%, मोर देन 40% ऑस्ट्रेलिया में है और 25% साउथ अफ्रीका में है। चाइना में अगरचे के रिजर्व्स कम है लेकिन इसकी प्रोडक्शन 10% है। ये अबंडेंट एलॉय है, ये बहुत रेयर नहीं है और ना ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अंदर हैफनियम जिरकोनियम ओर्स के अंदर अप टू 3% मिलता है, नॉर्मली 1 to 3%, और दिस इज something which is difficult. This is something which has to be considered कि हैफनियम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है। जिरकोनियम का जो क्रॉस सेक्शन था वो 0.18 था अगर आपको याद हो, और इसका 115, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो न्यूक्लियर एप्लीकेशंस के लिए जो जिरकोनियम हमें चाहिए उसके लिए ये एक लाजमी शर्त है कि हैफनियम हैज टू बी रिमूव्ड, और बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही प्रिसाइसली इट हैज टू बी रिमूव्ड। उसकी जो लिमिट है फॉर न्यूक्लियर ग्रेड इट इज 200 ppm फ्रॉम अराउंड 2 to 3%। जब हम इसको जमीन से ओर को निकालते हैं और इसका कंसंट्रेट बना लेते हैं, कंसंट्रेट का मतलब ये कि जो हाइड्रोमेटलर्जिकल और जो फिजिकल मीन्स हैं ओर से गैंग मटेरियल को सेपरेट करने के, जो ओर है उसमें से जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको सेपरेट करने के जो बेसिक प्रोसेसेस हैं, अभी हम केमिकल प्रोसेस में नहीं गए, फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनसे हम गैंग मटेरियल को अलग कर लेते हैं। तो जो कंसंट्रेट है उसकी अब हम बात कर रहे हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि जो ओर है उसके अंदर एक अगर ओर में 0.5 to 9% है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड ओर, और बाकी इसमें दूसरे मिनरल्स हैं। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस या गैंग को अलग करने के बाद वी गेट अबाउट 66% जिरकोनियम डाइऑक्साइड, जिसमें हैफनियम डाइऑक्साइड शामिल है, क्योंकि केमिकली ये दोनों बहुत ही करीब हैं, ये बाइंड होते हैं, इनको फिजिकली अलग करना पॉसिबल नहीं है। बाकी फिर इसमें सिलिका ज्यादा होता है क्योंकि सिलिका भी एक गुड पार्ट उसका केमिकली के बाउंड होता है जिरकोन में, और बाकी जो चीजें हैं उसमें टाइटेनिया, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड और यूरेनियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये बाकी टिपिकल वो चीजें जो इसके कंसंट्रेट में पाई जाती हैं। एक टिपिकल कंसंट्रेशन हैफनियम ऑक्साइड का रेशियो ऑफ हैफनियम प्लस जिरकोनियम जो है वो 2.5 है।
हैफनियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कंसिडर करना। तो जो ओर से हमें एलॉय तक आना है, उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें लाजमी मीट करनी होंगी। पहली चीज तो हमें ये देखना है कि जिरकोनियम और हैफनियम की केमिस्ट्री बहुत करीब है। नॉर्मली नेचर में होता भी यही है कि जो चीजें ओर के साथ कंबाइंड होती हैं सदियों से, जो जमीन में वो साथ रह रही हैं, वो वही हैं जो केमिकली उसके करीब है, जिनकी सिमिलैरिटीज हैं। तो हैफनियम और जिरकोनियम में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, चुनांचे वो करीब है। और जब इनको हमने अलग करना है और इनको हमने उस कंसंट्रेशन में अलग करना है, यानी अराउंड 2% से इसको हमने 200 ppm में लाना है, तो वो टेक्नोलॉजी जो होगी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होगी। इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव सेपरेशन टेक्निक, जो कि हैफनियम को इतना क्लोजली देखे और अलग कर दे। दूसरी चीज ये कि जिरकोनियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी एफिनिटी जिरकोनियम के ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, सो मच सो कि हम जो नॉर्मल स्टील्स बनाते हैं उसमें जिरकोनिया एज ए मॉडिफायर डालते हैं, ताकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर फाइन प्रिसिपिटेट बना ले और ग्रेन रिफाइनर के तौर पे काम करे। तो नेचर भी जाहिर है कि जब इतनी एफिनिटी है तो नेचर में भी वो ऑक्सीजन के साथ मिला होगा और हाई टेम्परेचर की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। इन गैसेस के साथ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, जो जिरकोनियम जो कंपाउंड्स बनाता है वो ब्रिटल है और वो डक्टिलिटी का लॉस है उनका बनना, तो फैब्रिकेशन मुश्किल होती है। ट्यूब बनाना है, थिन ट्यूब, तो थिन ट्यूब्स के लिए मटेरियल को डक्टाइल होना जरूरी है। तो इसलिए इसके प्रोडक्शन में वी हैव टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिंजेंट लिमिट्स होंगी इन ऑक्साइड्स की, और बहुत ही केयरफुल कंट्रोल चाहिए हमें उस एटमॉस्फेयर का जिसमें कि हमने इसको पिघलाना है। हाई टेम्परेचर भी होगी मेटलर्जीज की, एक जो लिमिट्स है वो ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की यहाँ गिवन है कि ऑक्सीजन लेस देन 0.14 और नाइट्रोजन 50 ppm। दूसरी चीज ये कि zirconium is highly reactive, molten zirconium is highly reactive, और इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी ये हर चीज को डिसॉल्व कर लेगा, इसकी एफिनिटी ज्यादा है। अब एक ऐसा मेटल जो हर चीज को डिसॉल्व कर लेगा, उसको पिघलाना किस किस चीज में पिघलाया जाए जो उससे कंटेमिनेशन ना पकड़े। तो नो नॉन रिफ्रैक्टरी कैन होल्ड इट मोल्टन विदाउट कंटेमिनेटिंग। रिफ्रैक्टरी क्या होती है? ऑक्साइड्स होती है ना, एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी है और मैग्नीशिया रिफ्रैक्टरी है, सिलिका रिफ्रैक्टरी है। तो अब ये खुद भी हाई टेम्परेचर की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो जिरकोनिया ऑक्सीजन तो उसके साथ वो मिलेगा और फिर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वो आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व भी करेंगे। तो जो चीज रिफ्रैक्टरी के साथ जिसकी इतनी एफिनिटी हो, उसको फिर पिघलाएं किस चीज में, मेल्ट किस चीज में करें। तो मेल्टिंग एंड कास्टिंग शुड बी यूजिंग सम अनकन्वेंशनल टेक्निक्स। तो ये वो शर्तें हैं जो जिरकोनियम मेटलर्जी में पहले से लग गई हैं। अब जो भी टेक्निक प्रोडक्शन की होगी उसने इन सारी चीजों को, इन सारी एहतियातों को सामने रख के आगे चलना है। फ्रॉम हियर वी स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ जिरकोनियम ऑक्साइड, हैफनियम फ्री जिरकोनियम ऑक्साइड। ठीक, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हम ओर से हमने शुरू किया था और पहला काम ये है कि हम किसी सूरत से, जो कंसंट्रेट हमारा था 66% के करीब जिरकोनियम ऑक्साइड, पहला स्टेप ये है कि किसी सूरत से उसमें से हम हैफनियम को बाहर निकाल दें।
तो स्टार्टेड विद जिरकॉन, जिरकोनियम सिलिकेट। तो फ्यूजन ऑफ जिरकॉन विद एक्सेस कास्टिक सोडा फ्लेक्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस बोर का रिएक्शन होगा एट 600 डिग्रीज। तो क्या होगा, बेसिकली रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास सोडियम के सॉल्ट्स बनेंगे, सोडियम के सॉल्ट्स, और दो ऑक्साइड्स हैं इसमें जिरकॉन में, एक जिरकोनियम ऑक्साइड और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली इन दोनों की हमारे पास सोडियम सॉल्ट्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखी है कि ये हमारे पास ये जिरकॉन है और इसका ये सोडियम जिरकोनेट बनेगा और सोडियम सिलिकेट, क्योंकि इसके अंदर जिरकोनियम ऑक्साइड है वो ये आ जाएगी और सिलिका है वो सोडियम सिलिकेट बन जाएंगे। इस रिएक्शन को और इस सेपरेशन को कंप्लीट करने के लिए इसको कहते हैं पार्टीशनिंग, कि सिलिका सारा एक तरफ हो, जिरकोनिया सारा एक तरफ हो। इसकी पार्टीशनिंग को अगर विद सोडियम सिलिकेट अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाली जाए तो इट विल हेल्प। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, वो मैग्नीशियम सिलिकेट्स बनाएगा, वो यहाँ से खींच के सिलिकेट को इसकी तरफ ले आएगा। helps in partitioning of silicon and zirconium। सिलिकॉन ज्यादातर इधर आ जाए और जिरकोनियम ज्यादातर इधर चला जाए। इसको बनाने से फायदा क्या हुआ हमें, इस रिएक्शन से हमें मिला क्या है, हमें दो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस मिले हैं जो कि एक वाटर सॉल्युबल है ये वाला और ये वाटर इनसॉल्युबल है। कोल्ड वाटर में ये इनसॉल्युबल है, तो अगर पानी के साथ इसको हम डिसॉल्व करने, पानी इज ए लीचेंट, पानी के साथ इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा और ये कोल्ड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और जो सोडियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे जबकि ये चीज पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद हम इसको फिल्टर कर लें और फिल्टर करने के बाद सोडियम जिरकोनेट ये जो चीज है इसको पानी रिमूव करके इसके केक्स बन जाएंगे, इसकी टिक्कियां बन जाएंगी। इनको हम नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करके अब नाइट्रेट बना लें। नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया है, हमने बेसिकली जिरकॉन जो कि बेसिकली सिलिका और जिरकोनिया था, उसमें से हमने सिलिका और जिरकोनिया को अलग कर दिया और मुझे याद है कंसंट्रेट में 66% हमारे पास जिरकोनियम और हैफनियम ऑक्साइड्स थी और 30% के करीब सिलिका था, तो वो अलग हो गया। अब हमारे पास क्या है, सिलिका इसमें ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सिलिका निकल गया है और अब हमारे पास बेसिकली इसमें जिरकोनियम ऑक्साइड और हैफनियम ऑक्साइड, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं बहुत, तो वो हमारे पास नाइट्रेट के फीड में हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नाइट्रेट सोल्यूशन है तो कोई टेक्निक याद है क्या करेंगे, ये टेक्निक आपने पढ़ी हुई है, ये है एक्सट्रैक्शन सेल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास एक्वियस फीड का मतलब ये कि वो चीज जो पानी में सॉल्युबल थी, ये जिरकोनियम का नाइट्रेट सोल्यूशन है बेसिकली, इसमें कुछ हैफनियम भी शामिल है, हैफनियम नाइट्रेट भी शामिल है। ये हमारा फीड सोल्यूशन है, ये फीड सोल्यूशन है फ्रॉम वाटर लीचिंग, और इसके साथ हम अब एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिला देते हैं, TBP, ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट इन केरोसिन। ये वही प्रोसेस है जो आप पढ़ चुके हैं किसमें, यूरेनियम के केस में। इन दोनों को हमने मिक्स किया। जो प्रिंसिपल क्या आया याद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि इसमें जो एफिनिटी है सॉल्युबिलिटी की आउट ऑफ गिवन सॉल्ट्स जो इस एक्वियस के अंदर मौजूद है, उसमें हैफनियम नाइट्रेट भी होगा और जिरकोनियम नाइट्रेट भी, तो उसमें से जो TBP है ये एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी जिरकोनियम के साथ। वो चुन के जिरकोनियम को एक्वियस से निकाल के ऑर्गेनिक में ले जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पे अब दो सॉल्वेंट्स हैं,
और दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल भी नहीं है, उनकी डेंसिटी भी फर्क है। तो जब सॉल्युबल नहीं है तो उनकी लेयर्स अलग बनेंगी, जब डेंसिटी उनकी फर्क है तो एक ऊपर एक नीचे बनेगी। तो ऑर्गेनिक ऊपर नीचे आ जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा एक बस। ठीक, इस तरह से किसी एक में जिरकोनियम ज्यादा चला जाएगा और बाकी में जो बाकी अनडिजायरेबल चीजें हैं वो रह जाएंगी। तो टीबीपी चुन चुन के जिरकोनियम को लेके और ऑर्गेनिक में चला जाएगा। ठीक है, इसकी मिक्सिंग करनी है, इसकी पीएच को सेट करना है, वो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्सट्रैक्ट होगा ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट, जिरकोनियम इज प्रेफरेंशियली एक्सट्रैक्टेड इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ठीक, ये टेक्निक वो है जो कि प्रिसाइसली चुन चुन के जिरकोनियम को निकाल लेगी। एक दफा में ये नहीं होगा, तो ऐसे सैकड़ों सेल लगे हुए होंगे जो बार बार ये काम करेंगे। जिसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब वो क्या है, वो रैफिनेट है, उसमें से जिरकोनियम निकल चुका है और इसके अंदर हैफनियम है, और बाकी जो सारी इम्प्योरिटीज और रह गई थी उनको टीबीपी ने नहीं चुना और वो इसके अंदर रह गई है। और ये चीज एक सेल यहाँ दिखाया हुआ है। इंडस्ट्री में ये ऐसे काउंटर करंट मल्टी स्टेज मिक्सर सेटलर्स होते हैं। इस चीज को मिक्सर कहते हैं जहाँ ये मिलती है, इसको सेटलर कहते हैं जहाँ ये लेयर्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसकी ऑब्वियसली अब हम जो रैफिनेट है ये फिर बाद में कहीं पे काम आता है या इसको वेस्ट करते हैं? वो सवाल के जो अगली स्लाइड में आ रहा है, तो ये अच्छा सवाल है, इसका हम जवाब जरूर देंगे। इससे पहले मैं ये डिस्कस कर लूं कि स्लाइड में इस चीज का ऐड करना, या आखिरी लाइन जो है तो ये कि अगर नेट पे जाएंगे और आप ये देखेंगे इनके सेपरेशन के नई टेक्नोलॉजीज या नई रिसर्च, तो वो एनवायरनमेंट को अहमियत देगी। तो एक अहमियत एनवायरनमेंट की ये है कि हम टॉक्सिक जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं, उनके इस्तेमाल को कम से कम करें। हम जिस तरह आपका सवाल था कि इस रेफिनेट का क्या करेंगे, तो पहला काम तो यही करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। ना फेंकने का मतलब ये है कि अब ये रेफिनेट क्या है, ये रेफिनेट एक ऐसे कुछ सोल्यूशन है जिसके अंदर एसिड मौजूद है, तो हम इसको वापस रिसाइकिल करेंगे। ठीक, इसमें नाइट्रिक एसिड था ना, नाइट्रेट में डिसॉल्व किया था, इसको भी हम रिसाइकिल करेंगे। इसको भी हम स्ट्रिप आउट जब कर लेंगे, अभी तो हमने एक्सट्रैक्ट किया है और ये एक ऑर्गेनिक में मौजूद है, तो बेशक इसने ऑर्गेनिक ने ये काम तो अपना कर लिया कि इससे अलग कर दिया, लेकिन अपने साथ जोड़े रखा है, उस जोड़ को भी हमने बाद में तोड़ना है, तो वो भी हम रिसाइकिल करेंगे। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा आपके सवाल का पहलू ये है कि इसके अंदर एक और कीमती चीज हैफनियम मौजूद है। ठीक है, ये हैफनियम मौजूद है। मैं यहाँ जिक्र करता चलूं कि नॉर्थ अमेरिका में एक इंडस्ट्री थी जो जिरकोनियम प्रोड्यूस करती थी। ठीक, और उसकी बाय प्रोडक्ट हैफनियम थी। मार्केट में हैफनियम की कीमत नीचे आ गई, इनकी कीमतों में बड़ा फर्क है। जिरकोनियम और हैफनियम की कीमतों में बड़ा फर्क है, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क है। हैफनियम की कीमत नीचे आ गई तो उससे वो इंडस्ट्री बैठ गई। बेसिकली वो बना रही थी जिरकोनियम फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस। हैफनियम तो एक इजाफी उसकी प्रोडक्ट थी, लेकिन हैफनियम की कीमत कम आने से, मार्केट नीचे आने से ये फिजिबल नहीं रहा कि वो जिरकोनियम को सेपरेट कर सके। तो एक चलती हुई इंडस्ट्री जो अपनी इकोनॉमिक्स को देखती है, वो इन सारी चीजों पे उसकी नजर होती है कि उसकी बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं और बाय प्रोडक्ट की मार्केट कैसी है, और ये कि कितना वो अपने रिएक्टेंट्स को रिसाइकिल कर रही है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है वो एक तरह का बर्डन होता है इंडस्ट्री पे, कि अपनी जो कुछ भी चीजें वो हवा में या पानी में या जमीन में फेंक रहे हैं, उनमें से टॉक्सिक चीजों का हत्तल इम्कान निकाल दें, ये निकालने के पैसे लगते हैं, तो वो एक बर्डन होता है इंडस्ट्री। ठीक, हैफनियम एंड मोस्ट इम्प्योरिटीज आ गई रेफिनेट में,
और जिरकोनियम चला गया एक्सट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास ऑर्गेनिक इज लोडेड विद जिरकोनियम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ऑर्गेनिक को फारिग करेंगे और जिरकोनियम इससे अलग करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्क्रबिंग। स्क्रबिंग का मतलब ये रगड़ रगड़ के उसमें से निकालना। स्क्रब्ड विद नाइट्रिक एसिड फॉर रिमूवल ऑफ रिमेनिंग हैफनियम ट्रेसेस। आपने देखा होगा कि इनिशियल भी डिसॉल्व ये नाइट्रिक एसिड में था, फिर ये चला गया ऑर्गेनिक में। तो ये पीएच का खेल है, पीएच वैल्यू का खेल है कि कैसे ये इसके अंदर गया और कैसे इससे बाहर निकला। तो इस नहीं सॉरी, पहले इससे इसलिए ये करना है कि इसको क्लीन करना है। स्क्रब्ड विद नाइट्रिक एसिड फॉर रिमूवल ऑफ रिमेनिंग हैफनियम, क्योंकि हैफनियम एक्वस में आ रहा है और ये ऑर्गेनिक है। तो पहले स्क्रबिंग में हमने ये किया है कि इसको क्लीन किया नाइट्रिक एसिड से, और उसके चक्कर में अगर इसमें कुछ भी रेमिनेंट हैफनियम थे तो उनको पहले रिमूव किया है, इसको एक दफा और क्लीन किया है। फिर इसकी स्ट्रिपिंग की है। स्ट्रिपिंग का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक से खींच के निकालना, और ये सल्फ्यूरिक एसिड से किया है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जिरकोनियम को लेके अपने साथ आ गया। हमारे पास प्योर जिरकोनियम सॉल्यूशन इज प्रेसिपिटेटेड नाउ विद अमोनिया। जो सल्फ्यूरिक एसिड में था इसको बेस अमोनिया इज बेसिक, उससे रिएक्ट किया, जिरकोनियम प्रेसिपिटेट आउट हुआ और इसको फिर हमने फिल्टर कर लिया। ठीक, अब हमारे पास क्या है, फिल्टर्ड केक्स है जो जिनको हमने ड्राई किया हुआ है, और इनको हमने क्या करना है, कैल्साइन करना है। कैल्साइन का मतलब हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, ताकि इसमें से जो गैसेस हैं, चाहे वो वाटर ऑफ जो मॉलिक्यूल के अंदर क्रिस्टलाइजेशन का पानी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी अगर है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो कैल्साइन वो हाई टेम्परेचर हीट ट्रीटमेंट है जिसमें गर्म करके जो वॉलेटाइल्स या गैसेस होती हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को केमिकली तोड़ के। अब हमारे पास जिरकोनियम ऑक्साइड आ गया जिसमें से हैफनियम आ रहा है। रेफिनेट पे आपका सवाल था कि इसके अंदर से हमने हैफनियम रेफिनेट में है, इसको हमने प्रोसेस किया और हैफनियम ऑक्साइड को इससे अलग कर लिया है। ये भी हमारे काम की चीज है। और फिर जो बाकी केमिकल है उसको रिसाइकिल किया है। जितने भी इसमें कितने केमिकल निकले, एक इधर से नाइट्रिक एसिड निकल रहा है, इधर से सल्फ्यूरिक एसिड निकल रहा है, और इधर से ऑर्गेनिक। जो इस स्टेज में प्योरिटी का लेवल देख लें कि अब हमारे पास जो जिरकोनियम ऑक्साइड है इसमें हैफनियम जो है ये पीपीएम लेवल पे है। हैफनियम इज 100 पीपीएम। एक लिमिट थी कि 200 से ज्यादा हैफनियम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या, अभी सिर्फ ऑक्साइड आई है, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड में हैफनियम की जो परसेंटेज है वो 100 पीपीएम है। और जब अब हमने क्या करना है, इस ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है इनटू मेटल, और ये स्पंज की तरह का एक पोरस सा मेटल मिलेगा हमें। अब इसको देखते हैं तो ये वाली परसेंटेज रिटेन रहती है। ये बात की बात है। इस स्टेज पे देख लें कि कंट्रोल्स, जैसे हमने पहले भी देखा कि एक पूरा एक लिस्ट है मटेरियल्स की जिसकी पीपीएम लेवल पे इतनी प्रिसाइज डिटर्मिनेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल बार चीजें बोरॉन 0.5 ppm, कैडमियम 0.5 ppm। तो इस किस्म की स्ट्रिंजेंट कंडीशन से इतनी एक्यूरेसी से इसको मेजर किया जाता है और ऐसे ही इस पे कंट्रोल रखा जाता है। तो हम इस वक्त कहाँ पहुंच चुके हैं, हमने ये हैफनियम फ्री जिरकोनियम ऑक्साइड हमें मिल गई है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है यहाँ हम पहुंच चुके हैं। अब हमने इस कॉलम से इस कॉलम पे जाना है, कन्वर्ट जिरकोनियम ऑक्साइड इनटू मेटल। ठीक, इनटू मेटल। चीजें सारी याद है ना जो शर्तियों पे सख्त सख्त लगी हुई थी। इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉल प्रोसेस। क्रॉल प्रोसेस आपने एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में हो सकता है पढ़ा हो, फॉर टाइटेनियम एक्सट्रैक्शन। ये डुपॉन्ट अमेरिकन कंपनी है जिसने 20वीं सदी के निस्फ में इसको डेवलप किया था, इस प्रोसेस को।
और इन कितने 70 साल हो गए, इन 70 सालों में ये प्रोसेस ऐसा वेल एस्टेब्लिश्ड है कि इसमें बहुत कम चेंजेस आए। नॉर्मली ये वाली जो ये 70 साल या ऑलमोस्ट सदी समझ लें, पार्ट ऑफ ए गुड पार्ट ऑफ सदी, इसमें बहुत चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ बेसिक प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपने आप को वैसे का वैसे रखा हुआ है, इतने वो सूटेबल प्रोसेस है। क्रॉल प्रोसेस इज वन ऑफ दोस। और जो कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे जिरकोनियम मेटलर्जी में ऑलमोस्ट ऐसी ही चीजें सारी की सारी अप्लाई होंगी टाइटेनियम मेटलर्जी में भी। बेसिकली जो कुछ भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जिरकोनियम का है वही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस उससे बहुत मिलता जुलता टाइटेनियम का भी होगा। ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है इसको कहते हैं रिटॉर्ट। रिटॉर्ट क्या चीज होती है? अगर केमिकल लैब से आपको याद हो कि रिटॉर्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम डिस्टिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला रिटॉर्ट जो एक ग्लास का नहीं है ऑब्वियसली, अब ये स्टेनलेस स्टील का है। ये डबल चेम्बर है, इसका एक चेम्बर ऊपर है और एक चेम्बर नीचे है। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है इसमें जिरकोनियम क्लोराइड। जिरकोनियम क्लोराइड हमारे पास स्टार्टिंग है। जिरकोनियम क्लोराइड कहाँ से आया है? हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया है जिरकोनियम को। तो जो पिछले उसमें जिरकोनियम ऑक्साइड हमारे पास आया था उसको हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया और जिरकोनियम क्लोराइड बना है। इस रिएक्शन में हम कार्बन भी इस्तेमाल करते हैं। जिरकोनियम प्लस कार्बन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर और प्रोडक्ट हमारे पास आती है जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज हाईली प्योर। और इस प्रोसेस में जैसे इन जर्नल एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में है कि हर स्टेप जो है वो आपको प्योरिटी की तरफ लेके जाता है। ऑब्वियसली वो प्रोसेस की अपनी इम्प्योरिटीज भी ऐड कर सकता है, लेकिन इन जर्नल जो गैंग मटेरियल से इम्प्योरिटीज आ रही थी उनको रिमूव भी करता है। तो इस स्टेनलेस स्टील रिटॉर्ट चेम्बर इज इवैक्यूएटेड। सबसे पहले क्या करते हैं? इसको हम खाली करते हैं। इवैक्यूएटेड मीन्स कि इसमें से हवा को निकालते हैं, एयर इज इवैक्यूएटेड। और बैकफिल करते हैं, इसमें आर्गॉन पर्ज करते हैं। ठीक है, आर्गॉन इसमें पर्ज कर रहे हैं और बाज़ औक़ात ये साइकिल रिपीट होता है ताकि एक दफा आर्गॉन पर्ज की तो कुछ जो बाकी जो ऑक्सीजन अगर इसमें कोई एयर रह गई थी पहली दफा वैक्यूम करने में चंद मॉलिक्यूल रह गए थे तो उसको फिर वैक्यूम किया। अब हम किसको वैक्यूम कर रहे हैं? आर्गॉन को जिसमें थोड़ी बहुत शायद एयर हो। इसको पर्जिंग कहते हैं, इसको क्लीन करना कहते हैं एटमॉस्फेयर का। इसके बाद हमने थोड़े से पॉजिटिव प्रेशर पे आर्गॉन को इसमें फिल कर दिया। पॉजिटिव प्रेशर क्यों? कि अब कोई चीज अगर इसमें से लीक होगी तो अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर ना आए। बाहर से अंदर हम एयर को अंदर नहीं लाना चाहेंगे। क्यों नहीं लाना चाहेंगे? इसलिए कि हमें पता है कि जिरकोनियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दोनों हवा में होती हैं, दोनों एयर में होती हैं। तो हमने पॉजिटिव प्रेशर ऑफ क्लीन आर्गॉन अंदर रखा हुआ। आर्गॉन ऐसी जिसमें कि मॉइस्चर या एयर ना हो, ऐसी आर्गॉन। ऊपर के चेंबर में जिरकोनियम क्लोराइड है, नीचे के चेंबर में मैग्नीशियम हमने लोड की। मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम क्यों लोड किया है? क्यों लोड किया है हमने? इसलिए कि हमने कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो क्लोरीन को इसमें से खींच ले, जिसकी एफिनिटी क्लोरीन के साथ ज्यादा हो जिरकोनियम के मुकाबले में। तो कोई रिएक्टिव मेटल ही होगा। जिस तरह ऑक्सीजन के साथ था एलिंगम डायग्राम, उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन के साथ भी ये है कि क्लोराइड्स में मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक, पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप ये करेंगे कि हम अलग अलग चेंबर्स में इनको हमने लोड किया वैक्यूम क्रिएट करने के बाद। और उसके बाद अब हम जिरकोनियम क्लोराइड को अब हम हीट कर रहे हैं तकरीबन 150 से 200 डिग्री पे। थोड़ा हीट क्यों कर रहे हैं? कि इसके अंदर जो वॉलेटाइल्स है वो निकल जाए। कैसे निकल जाए? एक तो वैक्यूम है। वैक्यूम मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव आर्गॉन है, लेकिन पॉजिटिव आर्गॉन उस चीज के लिए वैक्यूम है जो उसके अंदर नहीं है। अगर इसमें क्लोराइड है कोई तो यहाँ से बनी इस क्लोराइड फॉर्मेशन से,
या इसके अंदर और कोई ऐसी चीज है जो कि वोलेटाइल है, तो जो आर्गॉन में नहीं, तो आर्गॉन उसके लिए वैक्यूम है। और फिर हीट भी हम कर रहे हैं, उसको एजिटेट भी कर रहे हैं। तो पहले तो हमने ये एक प्रोसेस है जो मजीद इसको डिस्टिल करने का, मजीद क्लीन करने का। याद रहे कि इसका नाम रिटॉर्ट है इस चीज का। पहले उसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद ये हमने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद अब हमने मैग्नीशियम को पिघलाया है। मैग्नीशियम को भी हम गर्म कर रहे हैं और इसको भी हम गर्म कर रहे हैं। इसको जब हम गर्म करेंगे तो जिरकोनियम टेट्राक्लोराइड के वेपर्स बनेंगे। एनहाइड्रस का मतलब इसमें से मॉइस्चर अब निकल चुका है। इसको हमने हीट किया, इसके वेपर्स बने। तो 900 डिग्री के ऊपर जब इसको ले गए हैं तो इसके वेपर्स ने रिएक्ट किया मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम ने अब क्या किया, मैग्नीशियम ने इसमें से क्लोरीन खींच ली और हमारे पास जिरकोनियम स्पॉन्ज बचा है। स्पॉन्ज क्यों बचा है? इसलिए कि रिएक्शन वेपर फेज के थ्रू हो रहा है। तो एटम जो है एक एक करके एक दूसरे पे आके चिपक रहे हैं। तो ये वैसा सॉलिड नहीं बन रहा जैसा लिक्विड से सॉलिड बनता है, ये उस किस्म का नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब क्लोरीन जो थी वो मैग्नीशियम ने खींच ली, मैग्नीशियम क्लोराइड, और जिरकोनियम एज ए मेटल, स्पॉन्ज मेटल जिरकोनियम हमारे पास आ गया। ये जो रिएक्शन होते हैं ये कई दिन तक चलता है, फॉर सेवरल डेज। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होती है वो पीरियोडिकली स्टेप्ड ऑफ एज रिडक्शन प्रोसीड्स। जैसे ही रिएक्शन आगे चलता रहता है उसमें से इसको पीरियोडिकली रिमूव करते रहते हैं। इसकी अलग से एक लेयर बन जाती है, इसकी अलग से एक लेयर बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रिटॉर्ट। रिटॉर्ट कितना बड़ा है ये रिएक्शन कई दिन तक चलता है। अल्टीमेटली आफ्टर सेवरल डेज द रिएक्शन स्टॉप्स। इस पे क्या होगा, इस पे ये होगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीशन की शर्त क्या है कि हम मैग्नीशियम ज्यादा डालें। मैग्नीशियम ज्यादा डालें कि बेशक मैग्नीशियम बच जाए लेकिन ये सारा इस्तेमाल हो जाए। तो एक्सेस मैग्नीशियम डाला जाता है तो आखिर में क्या होगा, आखिर में हमारे पास क्या बचेगा, थोड़ा सा मैग्नीशियम बच जाएगा जो अनरिएक्टेड होगा, थोड़ा सा अनरिएक्टेड मैग्नीशियम बचेगा। जिरकोनियम मेटल इज फॉर्म्ड एज ए पोरस मास। ये अब लिक्विड से नहीं बना, ये गैस फेज के रिएक्शन से बना है। इट रिजेंबल्स स्पॉन्ज कवर्ड विद मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, इसमें जो रेमिनेंट्स है मैग्नीशियम क्लोराइड कुछ तो रिमूव हो गया, कुछ इस पे बचा हुआ है। इसके बाद इस चीज को एक दूसरे चेंबर में मूव कर दिया जाता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हायर टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम कर सकता है। और उस रिटॉर्ट में क्या है, अब स्पॉन्ज है, अनरिएक्टेड मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये चीजें उसके अंदर है। कहाँ से आई, मैग्नीशियम जो अनरिएक्टेड था वो बच गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा रिएक्शन की प्रोडक्ट थी और ये हमारा ये बाय प्रोडक्ट थी सॉरी, और ये हमारी मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, इसमें पहला काम क्या होगा, पहला काम तो ये होगा कि इसको 1000 डिग्री के आसपास हम अच्छे वैक्यूम में रख ले जाएंगे। तो अगेन इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन होगी। याद रहे कि नाम इसका रिटॉर्ट है, काम इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन है। वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब जिस चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा है वो पहले निकलेगी, जिस चीज का वेपर प्रेशर कम है वो नहीं निकलेगी। तो डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस इन वेपर प्रेशर मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो निकल जाएगी और जिरकोनियम स्पॉन्ज जाहिर मेटल है तो ये वहीं अंदर बाकी रहेगा। तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिमूव्ड लीविंग zirconium sponge with a very low oxygen content and other interstitials। ठीक है, ये जिरकोनियम है। टाइटेनियम के साथ भी यही होता है बाय द वे। लिविंग जिरकोनियम स्पॉन्ज विद वेरी लो ऑक्सीजन कंटेंट। और ये जो स्पॉन्ज हमारे पास आया है, ये जो पोरस जिरकोनियम मेटल है, ये उसकी एनालिसिस देख लीजिए। ठीक, ये इसकी एनालिसिस है। हैफनियम उतना ही रहा जितना एक्सट्रैक्शन से था क्योंकि केमिकली हैफनियम इज वेरी क्लोज टू जिरकोनियम।
बाकी ये कि क्रोमियम कंटेंट शार्पली डिक्रीज्ड, आयरन कंटेंट शार्पली डिक्रीज्ड, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे पास बढ़ी है यहाँ पे। कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो एयर के साथ भी हुए होंगे, इनसे एयर ट्रैप हुई होगी। अब हम क्या, हमारे पास रिटॉर्ट में क्या हो रहा है, रिटॉर्ट में ये है कि हाई प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर से, वेपर प्रेशर से सेपरेशन हो रही है, तो हाई टेम्परेचर से और हाई प्रेशर से पॉजिटिव प्रेशर पे काम हो रहा है, तो दिस इज डेंजरस। इसके लिए स्पेशल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। मजीद क्लोरीन गैस से इसके वेपर निकल सकते हैं। तो ये वो एहतियातें हैं, ये वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो इस रिटॉर्ट में लिए जाते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल्स भी और मैनुअल कंट्रोल्स भी। तो प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम क्लोरीन को फौरन ब्लीड आउट कर लें और हम आर्गॉन को ब्लीड इन कर लें जो कि इनर्ट है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मूविंग फ्रॉम हेयर टू वैक्यूम आर्क मेल्टिंग। स्पॉन्ज हमारे पास आ गया और इस स्पॉन्ज को लेके अब हमने, स्पॉन्ज से तो हम ट्यूब नहीं बना सकते ना, तो अब स्पॉन्ज को लेना है। और ये जिरकोनियम है, हमने तो जिरकोनियम एलॉय बनाना है, तो नंबर एक एलॉइंग हमने करनी है, दूसरे ये इसको हमने सॉलिड मेटल बनाना है जिसकी फिर हम फोर्जिंग करें, एक्सट्रूजन करें और पाइप बना दें। और अगेन ये अब वैक्यूम आर्क मेल्टिंग, अब पिघला के बनाएंगे स्पॉन्ज को मेटल सॉलिड, तो पिघलाने में याद होगा आपको एहतियातें हमने रखनी थी। तो अगेन हम एक ऐसी टेक्निक चुनेंगे जो कि उन शराइत को पूरा करे जो जिरकोनियम की वजह से हमें लग रही है। तो बच्चों यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें। इसके बाद वैक्यूम आर्क मेल्टिंग हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे।